मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना हो। मेरे ये काम तरह तरह के लोग अपने अपने नजरिए से देखते हैं और मेरे बारे में अपनी एक राय बना लेते हैं। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल, ज्या वेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्यात बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। इसके बाद हम लोग अगर लाउड स्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में देश में लोग चलाएंगे। लाउड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। इस देश में महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो। जो लोग बाला साहब जी को छोड़ कर गए, उनके जीते जी, वो हमें हिंदुत्व क्या सिखाए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। धाकड़ एक्सक्लूसिव की शुरुआत आज ठाकरे नाम के वर्चस्व को लेकर चल रही लड़ाई से। बाला साहब ठाकरे के बाद राज ठाकरे एक बार तो उत्तराधिकारी बनने की रेस में थे, लेकिन नेपथ्य में लौट गए। लेकिन शायद अब वापस लौट रहे हैं हिंदुत्व के परचम के साथ। ये लड़ाई राज ठाकरे के उदय की लड़ाई भी है और अस्तित्व की भी लड़ाई है। राज ठाकरे ने सुबह बाला साहब ठाकरे का एक पुराना वीडियो ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें वो लाउड स्पीकर को उतरवाने का दम भर रहे हैं और संदेश दिया कि आज की शिवसेना बाबा साहब की शिवसेना नहीं बल्कि महागाड़ी की शिवसेना है। हालांकि कुछ वक्त बाद शिवसेना ने भी राज ठाकरे को निशाने पर लेते हुए बाला साहब ठाकरे का एक और वीडियो जारी किया, लेकिन नजरें इस वक्त राज ठाकरे पर है। राज ठाकरे ठीक वही अंदाज अपना रहे हैं, जिस अंदाज, जिस सोच, जिस विचारधारा के साथ बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को शिवसेना बनाया। महाराष्ट्र में हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता थे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे। बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। 3 दशक पहले वो जितना दक्षिण राज्यों के लोगों पर गर्म रहा करते थे, उतने ही तल्ख वो उस वक्त मजहबी सियासत पर भी थे। एक दौर में तो बाल ठाकरे मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर उतने ही आक्रामक हो चुके थे जितने आक्रामक आज की तारीख में उनके भतीजे राज ठाकरे महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं। आवाज लागेल नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय। शायद इसीलिए राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर पर दिए गए चाचा ठाकरे के एक पुराने भाषण को ट्विटर पर शेयर किया और इसी बहाने ठाकरे बनाम ठाकरे की सियासत में संकेत बढ़े दिए। बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। तब बाल ठाकरे ने कहा था कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनी तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाकर ही दम लेंगे। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल, त्या वेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्यात बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। अब जरा बाल ठाकरे के इस पुराने भाषण की तुलना आज के समय में राज ठाकरे के लाउड स्पीकर पर दिए गए बयानों से कीजिए। आपको राज ठाकरे में वही ताव, वही तेवर नजर आएगा जैसा बाल ठाकरे में तब लोगों ने महसूस किया था।
1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। तो क्या राज ठाकरे अपने चाचा की तर्ज पर ही महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर की जंग लड़ रहे हैं? क्या चाचा बाल ठाकरे के दिखाए रास्ते पर चलकर राज ठाकरे लाउड स्पीकर पर लाउड हो चुके हैं? और क्या ऐसा करके राज ठाकरे चाचा बाल ठाकरे की कट्टर हिंदुत्व की छवि को अपनाना चाहते हैं? सुनिए इन सवालों पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने क्या कहा। बाला साहब का वीडियो ट्वीट करके क्या वो दिखाना चाहते हैं? उनको क्या बाला साहब ठाकरे मालूम? जो लोग बाला साहब जी को छोड़ कर गए, उनके जीते जी, वो हमें हिंदुत्व क्या सिखाएंगे? बाला साहब ने अपने उस स्पीच में लाउड स्पीकर की बात जरूर की है, आपने देखा होगा, लेकिन बाला साहब के रहते हुए ही मुंबई और महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा खत्म हुआ। शिवसेना सांसद संजय राउत राज ठाकरे के हिंदुत्व को फर्जी बता रहे हैं और शिवसेना के हिंदुत्व को असली। राज ठाकरे पर तंज कसते हुए संजय राउत तो यहाँ तक कह गए कि बाल ठाकरे का हल्का सा भी अक्स राज ठाकरे में नहीं दिखता है। एक कानून बना है लाउड स्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है, तो नई बात क्या है उसमें? और आंदोलन की भाषा आपके मुंह में शोभा नहीं देती। ये जो शिवसेना है उसका निर्माण आंदोलन से हुआ है, आंदोलन से कोख से हमने जन्म लिया है, तो हमें कोई आंदोलन की भाषा मत सिखाइए। ऐसे में सवाल है कि फिर शिवसेना ने राज ठाकरे के वीडियो के जवाब में वीडियो क्यों जारी किया? बाल ठाकरे का एक पुराना वीडियो जिसमें बाल ठाकरे राज ठाकरे की खिंचाई करते हुए कह रहे हैं कि राज ठाकरे असल में उनकी नकल करते हैं। आमच्या पुतण्याने झक मारली, काय त्या डोक्यात शिरलं काय कळत नाही। स्टाईल वगैरे ठीक आहे हो, विचाराला मत आहे, तर वाचन बिचन आहे का तुमचं? मराठी मराठी मराठी, अरे झाल्यावर तुमचा जन्म झाला नव्हता त्यावेळेला मी मराठी काढलेली आहे महाराष्ट्रामध्ये। ही साक्ष आहे त्याची, ही साक्ष आहे। सवाल इसीलिए कुछ और भी है। सवाल ठाकरे की विरासत वाली सियासत का है, जिसमें उद्धव पर आरोप लगातार लग रहे हैं कि वो सत्ता की कुर्सी पर बने रहने के लिए पिता के हिंदुत्व को भूल गए हैं और उद्धव में वो बात नहीं जो बाल ठाकरे में हुआ करती थी। तो क्या इसीलिए राज ठाकरे ने अब चाचा की दिखाई राह पकड़ ली है और लाउड स्पीकर के बहाने लोगों को बता और जता रहे हैं कि वही है बाल ठाकरे की हिंदुत्व वाली सियासत के असली वारिस? जवाब जनता जान और समझ रही है, लेकिन राज ठाकरे इन सब से बेपरवाह लाउड स्पीकर पर छिड़ी सियासी जंग को और ज्यादा धार देने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे में लोग बाल ठाकरे की कट्टर हिंदुत्व वाली छवि देखने लगे और उद्धव ठाकरे पर आरोप लग रहे हैं कि वो अघाड़ी सरकार में बने रहने के लिए बाल ठाकरे के सिद्धांतों से दूर होते जा रहे हैं। शिवसेना भले ही इसे मानने को तैयार ना हो, लेकिन इस लड़ाई का दूसरा पहलू यह भी है कि राज ठाकरे लाउड स्पीकर पर और ज्यादा लाउड हो चुके हैं और अब सीधी चुनौती महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को दे दी है। चार मई वो तारीख जिसकी गूंज महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ दिनों से खूब सुनाई दे रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज को कम नहीं किया गया तो मनसे कार्यकर्ता इसके जवाब में जोर जोर से हनुमान चालीसा सुनाएंगे। फिर अजान वर्सेस हनुमान पर संग्राम पूरा देश देखेगा। और जब 4 मई आई तो इसका असर भी मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में दिखाई दिया।
नवी मुंबई में मस्जिद के बाहर पहुंचे एमएनएस कार्यकर्ताओं ने अजान का जवाब हनुमान चालीसा से दिया, धार्मिक नारे लगाए। मुंबई लोकल हो या फिर नासिक शहर, अजान के जवाब में राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं की हनुमान चालीसा की गूंज हर जगह सुनाई थी। इसके बाद मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, औरंगाबाद और नासिक में काफी तादाद में एमएनएस कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए, जिस पर पलटवार के लिए दोपहर 1 बजे राज ठाकरे मीडिया के सामने आए और एमएनएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुए एक्शन पर सवाल उठाते हुए उद्धव सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस को घेरा। कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउड स्पीकर का, 45 से 55 डेसिबल का लाउड स्पीकर होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज़ रहता है उतना आवाज़, अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं देख रहा हूँ कि कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। राज ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट की लाउड स्पीकर गाइडलाइंस का हवाला दिया और नया चैलेंज दे दिया कि अगर गुरुवार से मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज सुप्रीम कोर्ट के तय किए गए मानकों के हिसाब से कम नहीं हुई तो हनुमान चालीसा पूरा राज्य सुनेगा। हम इस देश में, महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को, इस देश में किसी भी राज्य सरकार को या वहाँ की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। राज ठाकरे ने इसी के साथ ये भी कहा कि उनकी ये लड़ाई धार्मिक नहीं सामाजिक है। उन्होंने लगे हाथ महाराष्ट्र की अवैध मस्जिदों पर निशाना साधा, संकेत दिए कि उनका ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक लाउड स्पीकर की आवाज का दायरा कानून के हिसाब से तय नहीं हो जाता। यानी राज ठाकरे के इस तेवर से साफ था कि उनके निशाने पर अघाड़ी सरकार थी और सीधा हमला शिवसेना पर किया जा रहा था, जिस पर काफी देर बाद शिवसेना सांसद संजय राउत जवाब देने के लिए सामने आए। राज ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि मंदिरों से आरती की आवाज नहीं आई, बुधवार हिंदुओं के लिए काला दिन साबित हुआ। इस इतिहास में कभी नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति राज ठाकरे जी के साथ शुरू की है, उसके लिए हिंदुओं के लिए काला दिन। मजे की बात यह है कि भाई भाई की इस लड़ाई में बीजेपी भी कूद पड़ी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने शिवसेना को हिंदुत्व पर आईना दिखाने के लिए बाल ठाकरे का एक पुराना वीडियो ट्विटर पर शेयर किया, जिसका सियासी मजमून ये था कि बाल ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस के आगे कभी झुकी नहीं और उद्धव की शिवसेना सोनिया गांधी के आगे नतमस्तक हो गई। अब ऐसे में सीएम उद्धव ठाकरे के लिए संकट ज्यादा बढ़ गया है। वो ये तो जान समझ रहे हैं कि भाई राज ठाकरे की लाउड स्पीकर पर जंग सियासी है, लेकिन ऐसे हमलों से असमंजस में भी हैं कि क्या वो कुर्सी और विरासत के बीच में फंस गए हैं। जवाब में उद्धव ठाकरे हर पलटवार बहुत सोच समझ कर रहे हैं और विरोधियों पर विजयी दांव चलने के लिए अघाड़ी सरकार में बड़ा रोल निभाने वाले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी ऐसे वक्त बैठकें बड़ी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो इसी बीच बड़ी खबर यह कि शरद पवार ने लाउडस्पीकर विवाद पर एनसीपी नेता और सरकार से एनसीपी कोटे के मंत्रियों की बैठक बुलाई है। ये बैठक अब से थोड़ी ही देर में होने वाली है। ये बड़ी खबर अपने आप में है, क्योंकि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के अंदर जो मुहिम शुरू की, उस मुहिम का सीधा असर अब सरकार के कार्यकलापों पर दिखाई पड़ रहा है। जहां उद्धव ठाकरे और शिवसेना लगातार जवाब दे रहे हैं राज ठाकरे के हर वार का, तो वहीं अब शरद पवार जैसे देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक और सबसे सूझबूझ वाले नेता समझे जाने वाले शरद पवार भी अब इस मामले पे एनसीपी और एनसीपी कोटे के जितने नेता हैं, जितने मंत्री हैं, उनकी बैठक बुला रहे हैं। उससे थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। ये जो बैठक है, ये शरद पवार ने लाउडस्पीकर विवाद पर बुलाई है, जिसमें कि एनसीपी के नेता शामिल होंगे। सरकार के अंदर एनसीपी के कोटे से, यानी महाअघाड़ी सरकार में जो एनसीपी के कोटे से मंत्री हैं, वो मंत्री शामिल होंगे। उससे थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। इस बैठक जुड़ी अपडेट भी आप तक हम पहुंचाएंगे।
हालांकि उद्धव ठाकरे की मुसीबत सिर्फ राज ठाकरे नहीं है, बल्कि एक और परिवार इन दिनों महाराष्ट्र सरकार के लिए सरदर्द साबित हो रहा है। राज ठाकरे के अलावा राणा दंपत्ति भी महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए नया चैलेंज बन चुके हैं। राणा दंपत्ति यानी कि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा, जिन्हें आज कोर्ट से बेल तो मिली लेकिन जेल से रिहा नहीं हो पाए, जिसके बाद उनकी कथित अवैध संपत्तियों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार का बुलडोजर बाहर निकल आया। देखिए जरा रिपोर्ट। 12 दिन बाद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा भायखला जेल से बेल पर बाहर निकले और एक खबर जब समर्थकों तक पहुंची तो उनके समर्थकों की खुशी घर पर कुछ इस अंदाज में दिखी। ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ समर्थकों ने नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत पर खुशियां मनाई। हालांकि राणा दंपत्ति को यह बेल कई शर्तों के साथ मिली है, जैसे राणा दंपत्ति मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, दोबारा कानून नहीं तोड़ेंगे और उन्हें 50,000 का निजी मुचलका देना होगा। बेल एप्लीकेशन नवनीत कौर राणा और उनके हस्बैंड रवि राणा की कोर्ट ने अलाउ कर दी है। कुछ कंडीशंस उन्होंने इम्पोज किए हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के अंदर कोऑपरेट करोगे। पुलिस को भी डायरेक्शन है कि 24 घंटे के आगे उनको नोटिस इश्यू करनी है, या तो पर्सनली या तो उनके मोबाइल के ऊपर। राणा दंपत्ति के समर्थकों ने माताश्री पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में शिव सैनिकों ने राणा दंपत्ति के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा था। बाद में सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को कानून तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में थे। अब उन्हें बेल मिल चुकी है तो बीजेपी ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए जरा। मूर्खतापूर्ण और क्या बात हो सकती है, ये सरकार की निरी मूर्खता थी और आज कोर्ट ने बेल देकर इस मूर्खता को उजागर किया। नवनीत राणा और रवि राणा को बेल भले ही मिल गई हो, लेकिन अगर उनके समर्थक ये समझ रहे हैं कि इसके साथ उनकी मुसीबतें खत्म हो गई हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। बेल के बाद बुलडोजर की खबर भी इसी रोज आई। ये बुलडोजर वाली खबर क्या है, इसे समझने के लिए आपको ये नोटिस देखना होगा। साथ में देखनी होगी उनके घर की वो तस्वीर जब बीएमसी के अधिकारी मुंबई में राणा दंपत्ति के घर पहुंच गए, उनके घर में दाखिल हुए और एक नोटिस चस्पा किया जिसमें लिखा था कि नवनीत राणा के घर का कंस्ट्रक्शन अगर इलीगल हुआ तो कार्रवाई हो सकती है। अब बीएमसी कैसी कार्रवाई करती है, इसे एक्ट्रेस कंगना रनौत की प्रॉपर्टी पर हुए एक्शन से समझ सकते हैं, जो काफी पहले हुई थी और बुलडोजर से कंगना के दफ्तर को तोड़ दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। हालांकि कुछ पेपर फॉर्मेलिटी पूरी ना होने की वजह से राणा दंपत्ति जेल से बाहर आज नहीं आ पाए, लेकिन अब सीधी बात करते हैं दिल्ली में बुलडोजर के एक्शन की। राजधानी दिल्ली में एमसीडी अवैध कॉलोनीज पर बने ढांचों को तोड़ने की शुरुआत कर चुकी है। आज दिल्ली में बुलडोजर चले और आने वाले एक सप्ताह तक ऐसे ही एक्शन ताबड़तोड़ तरीके से आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेंगे। ये जाहिर सी बात है कि इस एक्शन को देखने के बाद लोगों में खौफ पसर गया है। वो कागज दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो घरों का टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, लेकिन अब उनके घर पर बुलडोजर चलने वाला है। राजधानी दिल्ली में बुलडोजर ने अवैध निर्माणों का एनकाउंटर क्या शुरू किया, हड़कंप ही मच गया। अवैध निर्माण के बड़े ठेकेदारों का पूरा साम्राज्य धराशायी होने वाला है। दिल्ली के संगम विहार इलाके में एमसीडी का बुलडोजर आज दिन भर एक्शन में रहा। देखिए किस तरीके से जो है जेसीबी यहाँ पर जेसीबी के तहत जो है ये कार्रवाई की जा रही है जेसीबी से, और अतिक्रमण जो भी जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है उन सामानों को तोड़ करके हटाया जा रहा है। तो ये देखिए कि किस तरीके से अतिक्रमण के खिलाफ जो है वो एमसीडी का पंजा चल रहा है और किस तरीके से जो है साउथ एमसीडी इन सारे सामान को तोड़ रही है जिन लोगों ने इन सामानों के जरिए अतिक्रमण किया हुआ है यहाँ पर। आलम यह है कि जो जमीन की मिल्कियत के पक्के कच्चे सबूत रखने के दावे कर रहे हैं उनमें भी हड़कंप मचा है। बुलडोजर का डर इस कदर हावी है
कि जो लोग अब तक कागज नहीं दिखाने की बात कहते थे, वो भी हाथों में कागज लेकर परेड कर रहे हैं। वहीं एमसीडी के अफसर कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो तारीख भी बताएंगे, बुलडोजर भी चलाएंगे। यहाँ पर जो बुलडोजर मौजूद है, उसके अलावा यहाँ पर जो है सो पुलिस बल भी मौजूद है, दिल्ली पुलिस बल मौजूद है। और यहाँ पर जो है एमसीडी के ट्रक भी खड़े हैं जिनके अंदर वो जो है देखिए सामान उठा करके डाला जा रहा है। और अभी तक देखिए जहाँ से लोगों ने इंक्रोचमेंट करके यहाँ से जो भी सामान उठाए हैं उसे किस तरीके से देखिए कि ट्रकों के अंदर डाला गया है। और इन सामान को भी जो बांस है, उसके अलावा जो तमाम जो सामान है उसे भी उठा करके डाला जा रहा है। और इस जगह को मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए किस तरीके से जो ये अतिक्रमण के लेकर के जो कार्रवाई चल रही है। एक पूरी दुकान जो है वो पूरे इस तरीके मलबे में ढेर हो चुकी है ये दुकान। और धाकड़ एक्सक्लूसिव में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के उस पास कुछ और धाकड़ खबरों के साथ जल्द वापस लौटना है। इस बीच बड़ी खबर है कि लखीमपुर केस पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया कि पुलिस ने सुनवाई नहीं की है, जिससे न्याय की उम्मीद है वही दोषी है। ये सपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से बयान, और पूछा उन्होंने कि क्या पुलिस स्टेशन पर बुलडोजर चलेगा। गहलोत जी, ये दंगा ही है। सड़क पर खुलेआम उत्पात मचाना दंगा है। पुलिस उस वक्त नहीं थी, वो इमीडिएट वो फिर फोन किया गया उनको, फिर वो आए 5-10 मिनट बाद आए। लेकिन वो जितने में उनकी जो ग्रुप बना हुआ था वो सब वहाँ से निकल गया, पूरा मोहल्ला से होके वो सब निकल गए वहाँ से। अचानक शहर के एक हिस्से को बंधक बना लेना दंगा है। जोधपुर के चश्मदीदों ने जो देखा है दंगा है। देखा जाते तो धमाधम आवाजें आ रही थी, छोटे बच्चे और ज्यादा बड़े लोग नहीं थे, बच्चे टाइप ही थे सब, 20 साल से 15 से 20 के। खुलेआम धार्मिक उन्माद का प्रदर्शन दंगा है। एक चीज बताओ, 15 से 20 साल के बच्चे इतना उदंगड़ कर सकते हैं क्या? और नमाज पढ़ के आते वक्त वो क्यों आए? उनके हाथ में सामान कहां से आए? रिहायशी इलाकों में तलवार लहराना दंगा है। कोई सेफ्टी नहीं है और इतने उनके पास तलवार है, सब थी। भैया को मारा, ये भैया खड़ा है, इनके ऊपर लाठियां जलाई भैया के ऊपर। जोधपुर के अमन पसंद लोगों की आंखों में दहशत दंगा है। इस दुकान को और सामने वाली दुकान की, ये 2 दुकानें तो इन्होंने पूरी तहस नहस कर दी थी। इस दुकान पे बच्ची और उनके पिताजी थे, तो मैं वहां से सामने से आया जब ये इनको मार रहे थे। आप कहते हैं जोधपुर में दंगा हुआ ही नहीं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जहाँ दंगा भड़कने की स्थिति आए। हम लोगों ने दंगा की कहीं करने नहीं दिया, होने नहीं दिया। गहलोत जी, ये दंगा ही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि जोधपुर में ऑल इज वेल, दंगा हुआ ही नहीं। मुख्यमंत्री गहलोत के लिए दंगों की परिभाषा क्या है, ये उनके बयान से जग जाहिर हो चुका है, और इसलिए आज जोधपुर की आम जनता अपने मुख्यमंत्री को दंगे की परिभाषा बताएगी। सुनिए जरा। पहले करौली और फिर जोधपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। झंडे और लाउडस्पीकर को लेकर घमासान शुरू हुआ। ईद की नमाज के बाद हंगामा हिंसा में तब्दील हो गया। चारों तरफ हल्ला हंगामा मच गया। ऐसा हंगामा कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। और ये सब हुआ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले राजस्थान के जोधपुर में। कुछ ऐसा ही कुछ रोज पहले राजस्थान के ही करौली में हुआ था, और राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि दंगा नहीं हुआ। चाहे करौली के लोग हों चाहे कहीं के लोग हों, भागते फिर रहे हैं, और हमने तय कर रखा है इस मामले में, हिंसा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दंगा किसी कीमत पर नहीं हो। न जाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए दंगे की परिभाषा क्या है, लेकिन जोधपुर से जो भी वीडियो आए, उन वीडियो में जो दिखाई दिया, आम लोग
आम भाषा में उसे दंगा ही कहते हैं। खुलेआम सड़कों पर तलवार लहराना हो सकता है कि गहलोत साहब के लिए आम हो, लेकिन जोधपुर के आम लोग इस तरह के नजारों के आदी नहीं हैं। इस तरह जो खुलेआम तलवार लहराते हैं उन्हें आम लोग आमतौर पर दंगाई कहते हैं। और माननीय अशोक गहलोत जी कहते हैं जोधपुर में कुछ हुआ ही नहीं। आपस में प्रेम भाईचारा रहा है सदियों से वहाँ, और मैं समझता हूँ कि उसी रूप में लोग व्यवहार करेंगे वापस। और जो गलतफहमी पैदा हुई है या किसी मिसक्रिएंट लोगों ने ये कार्रवाई करवाई है जिससे कि तनाव पैदा हुआ, छुटपुट घटनाएं भी हुई, वो घटनाएं बंद हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ जोधपुर वासियों की जो विरासत है उनको संजो के रखेंगे और वापस प्रेम और मोहब्बत के साथ में नजदीक आएंगे। गहलोत साहब, हम आपको इस बच्ची की तस्वीर नहीं दिखा सकते, उसका फूट फूट कर रोना आपको नहीं सुना सकते। कुछ नियम कानूनों का बंधन है, लेकिन इस बच्ची के साथ क्या गुजरा वो आपको बता सकते हैं। आपको बता सकते हैं कि जब दंगाई इस बच्ची की गली में दाखिल हुए तो बदकिस्मती से ये बच्ची उनके बीच फंस गई, जिसे उसी गली के एक जांबाज ने दंगाइयों से बचाया। अब तक दंगे और दंगाइयों की दहशत इस बच्ची की आंखों में है। वो हर किसी व्यक्ति को देखकर फूट फूट कर रो पड़ती है। एक 7-8 साल की बच्ची पर हमला करना, गहलोत साहब, शायद आपके लिए दंगा नहीं है, लेकिन ये बच्ची ताउम्र इस भयानक घटना को दंगा मानकर ही याद रखेगी। वो व्यक्ति जिसने इस बच्ची की जान बचाई वो याद रखेगा कि जोधपुर की गलियों में जो हुआ वो दंगा ही था। ये अपना सामान अंदर रख रहे थे तब वो दंगा कर रहे थे तब, तो उन्होंने यहाँ सीधी यहाँ पर आके उन्होंने हमला कर दिया था। तो वो बच्ची यहाँ खड़ी थी और मैं यहीं खड़ा था, तो मैं उसको बचाने के लिए आया था, क्योंकि वो डंडे और सरिया चलाए जा रहे थे। उनको ये भी नहीं मालूम चल रहा है कि वो छोटी बच्ची है सामने। आपको चोट भी आई है? हाँ, मेरे को चोट भी आई है, पीछे की तरफ आई है मेरे को चोट भी आई है। फिर बच्ची को बचा कर, ये दीदी यही खड़ी थी, उस बच्ची को बचा के मैंने अंदर डाल दिया। जोधपुर की इन गलियों में आज शांति है, लेकिन उस रोज नहीं थी जब एक भीड़ हाथों में लाठी डंडे, रॉड, तलवार लेकर यहाँ रहने वालों में दहशत फैला रही थी। जिनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, उन्होंने पत्थर उठाकर दहशत फैलाई। यहाँ रहने वालों ने सब कुछ देखा, जो देखा वो बताया भी। मुख्यमंत्री गहलोत के विपरीत उन चश्मदीदों को इसे दंगा कहने में कोई गुरेज नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं मानते कि जोधपुर में दंगा हुआ। वैसे तो वो दंगाइयों को दंगाई भी नहीं मानते। उनकी इफ्तार में छबड़ा का आरोपी हो या फिर मतलूब, करौली का मास्टरमाइंड मतलूब अब तक फरार है। मुख्यमंत्री गहलोत की पुलिस को मतलूब का अब तक कोई निशान नहीं मिला है, इसलिए मुख्यमंत्री गहलोत आज निशाने पर है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने राजस्थान सरकार पर हमला किया। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत पर दंगाइयों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिंसा के आरोपियों को क्लीन चिट दे रही है। राजस्थान सरकार और गहलोत जी अपनी सारी हदों को पार कर चुके हैं तुष्टीकरण और वोट बैंक के चक्कर में, और आज दंगाइयों को सबसे बड़ा क्लीन चिट दे रहे हैं, ये कहकर कि कोई दंगे हुए ही नहीं, ना जोधपुर में, ना करौली में, ना कहीं और। जोधपुर में जिस प्रकार से हिंसा का नाच चलता रहा, सारी तस्वीरें, पत्थर के साथ कौन था, डंडों के साथ कौन था, कौन पुलिस वालों को पीट रहा था, एक 3 क्लास की लड़की मान्या के पैर पर किस प्रकार से चोट की उपद्रवियों ने, ये भी हमारे सामने है। पर इसके बावजूद अशोक गहलोत कहते हैं कि कोई हिंसा, कोई दंगा नहीं हुआ। करौली में 80 घरों को, दुकानों को जला दिया गया, राख कर दिया गया। किस प्रकार से पत्थर और तमंचे और तलवार और बाकी सारे हथियार चल रहे थे, ये पूरे देश ने देखा है। किस प्रकार से हिंदू यात्रा पर हमला हुआ, पूरे देश ने देखा है। परंतु आज उन पीड़ितों के जख्मों पर नमक रगड़ते हुए अशोक गहलोत जी कहते हैं कि यहां पर तो कोई दंगा हुआ ही नहीं। अगर ये दंगा नहीं था तो क्या ये शांति और अमन की मार्च थी? ये क्या शांति वार्ता कर रहे थे? और ये पत्थर और डंडे और ये तमाम हथियार जो दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, जो आगजनी हुई, जो पथराव हुआ, जो प्रॉपर्टी को नष्ट कर दिया गया,
ये क्या था अशोक गहलोत जी? विपक्ष के हमलों का तो शायद मुख्यमंत्री गहलोत पर ज्यादा असर ना हो, लेकिन उनके अपने शहर के लोगों की आंखों देखी आप बीती पर तो अशोक गहलोत साहब को भरोसा करना ही चाहिए और मान लेना चाहिए कि जोधपुर में जो हुआ था वो दंगा था, करौली में जो हुआ वो दंगा था। जोधपुर से अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। करौली का मतलूब अब तक फरार है, अब जोधपुर का मतलूब भी दिखाई पड़ गया। एक वीडियो सामने आया जिसमें सफेद कुर्ते में एक व्यक्ति नजर आ रहा है जो भीड़ इकट्ठा कर रहा है और इसी को जोधपुर का मतलूब कहा जा रहा है। कौन है ये शख्स, दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए। जोधपुर राजस्थान से 3 मई 2022 को कई वीडियो आए। उन वीडियोस में आपने दंगाइयों को देखा, उन तस्वीरों में आपने दंगा देखा, उन तस्वीरों में आपने पत्थरबाजों को देखा, उन वीडियो में आपने दंगाइयों को तोड़ फोड़ करते देखा। अब हम आपको जोधपुर का सबसे ताजा वीडियो दिखाते हैं। जोधपुर में हुई हिंसा का ये सबसे ताजा वीडियो सबूत है। जरा गौर से देखिए इस वीडियो को। ये वीडियो जोधपुर का, एक गली दिख रही है जिसके दोनों तरफ मकान है। इस गली से लोग गुजर रहे हैं। एक आदमी आपको दिखाई पड़ेगा जो हाथों से लोगों को इशारे कर रहा है। नकाब पहने यही वो आदमी है जो लोगों को अपनी तरफ बुलाता नजर आ रहा है। इस सफेद कुर्ते वाले व्यक्ति को जो ये भीड़ को बुलाता हुआ साफ साफ देखा जा रहा है। इसी के साथ एक और आदमी खड़ा जिसने हरा कुर्ता पहन रखा है। ये दोनों ही व्यक्ति भीड़ को बुलाने का इशारा कर रहे हैं। दोनों के इशारे के बाद अचानक गली में भीड़ बढ़ने लगती है। इस वीडियो को आगे देखिए। आगे भीड़ बढ़ती है। नकाब पहने ये शख्स भी भीड़ के साथ हो लेता है। ध्यान से देखिए, नकाब पोश के हाथ में हथियार है। इसके हाथ में एक तलवार जैसी कोई धारदार चीज दिख रही है। आगे बढ़ता हुआ ये नकाबपोश धारदार हथियार से पास खड़ी बाइक पर वार करता है और थोड़ी ही देर में यह नकाबपोश कैमरे से ओझल हो जाता है। लेकिन सवाल ये कि वीडियो में दिख रहा ये नकाबपोश कौन है? वो इशारों में भीड़ को क्या बुला रहा है? क्या यही नकाबपोश जोधपुर का मास्टरमाइंड है? पुलिस की नजर में नकाबपोश अब तक क्यों नहीं आया? क्या यही नकाबपोश जोधपुर का मतलूब है? ईद के मौके पर जोधपुर में हिंसा हुई, लेकिन आज हालात काबू में हैं। हिंसा के बाद अब तक 13 एफआईआर दर्ज की गई, 100 लोगों की गिरफ्तारी की गई, लेकिन वो सफेद कुर्ते वाला नकाबपोश कौन है किसी को नहीं मालूम। कहा जा रहा है कि ये सफेद कुर्ते वाला आदमी जोधपुर का मतलूब है। ये समझने के लिए आपको इन दो तस्वीरों को ध्यान से देखना होगा। एक तरफ करौली दंगे का मुख्य आरोपी मतलूब जो दंगे वाले दिन फोन पर बात करते हुए वीडियो में दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ जोधपुर हिंसा के दौरान की तस्वीर जिसमें मतलूब जैसी भूमिका में ये शख्स दिख रहा है। तस्वीरें दो हैं। हिंसा अलग अलग दिन की है, अलग अलग जगहों पर हुई, लेकिन दोनों हिंसाओं में एक मुख्य किरदार है, जिसे कहा जा रहा है कि हिंसा तो दो हुई है लेकिन साजिश एक जैसी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब आपको एक और अहम खबर दिखाते हैं और खबर आपके लिए जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कश्मीर से पाकिस्तान जो युवा जाते हैं उनके जाने के पीछे का मकसद क्या होता है, जब लौट कर आते हैं तो क्या हाल हो जाता है। कश्मीर से एक बरखुरदार पाकिस्तान पहुंचे थे पत्रकार बनने और लौटे तो पाकिस्तान के जासूस बन करके, पाकिस्तान के आतंकवादी बन करके। कश्मीर से एक छात्र लीगल वीजा पर, भारत के लीगल वीजा पर पाकिस्तान गया। वहां कहा गया कि पत्रकारिता पढ़ने जा रहा है, लेकिन आतंक परस्त पाकिस्तान ने छात्र का ऐसा ब्रेन वॉश किया और उसे आतंकी बना दिया। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यह खुलासा किया है। एसआईए ने चार्जशीट दाखिल की और उसी चार्जशीट में पाकिस्तान के इस बंदूक वाली साजिश का खुलासा किया है। यह है आसिफ शब्बीर नायक। जब एक कश्मीर से चला एक स्टूडेंट था, पाकिस्तान पढ़ने गया था। भारत सरकार के वैध वीजा पर पाकिस्तान गया, लेकिन पाकिस्तान से जब यह आया एक आतंकवादी बन चुका था। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी
SIA ने खुलासा किया कि पाकिस्तानी संस्थान में दाखिला लेने वाले इंडियन स्टूडेंट और उनके पिता समेत 3 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। एंटी टेररिज्म लॉ के तहत डोडा जिले के किश्तगढ़ के रहने वाले छात्र आसिफ शब्बीर नाइक, उसके पिता शब्बीर हुसैन नाइक और सफदर हुसैन के खिलाफ चार्जशीट में आरोप तय किए गए। अब ये 3 का केस आया है जो डोडा का है, जिसमें फादर तो पहले ही हिजबुल मुजाहिदीन का काफ़ी सीनियर फंक्शनरी है, एक उसका बेटा है और एक उसका। थोड़ा सरप्राइजिंग भी है कि एक इंसान जो कि हिजबुल मुजाहिदीन के सलाउद्दीन के इतना क्लोज है, इतने सालों से उसका प्रेस मीडिया हैंडल करता है, और उसका बेटा यहाँ से जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। बट जो हो गया, नथिंग कैन बी डन, बट इट्स अ गुड मूव, इट्स अ गुड स्टेप कि हमने ये इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है पहले बैन करने का, एडवाइज करने का, और ऐसे लोगों को पकड़ने का और उनको एड्रेस करने का। इट्स अ वेलकम स्टेप। पुलिस ने खुलासा किया कि आसिफ शब्बीर नाइक का पाकिस्तान में ब्रेन वॉश किया गया। वो पाकिस्तान के लिए भारत में जासूसी करता था। आसिफ नाइक, उनके पिता शब्बीर हुसैन नाइक और सफदर हुसैन, तीनों के तार आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आसिफ नाइक के फोन की फोरेंसिक जांच के दौरान पता चला है कि उसने हवाई अड्डे को जाते हुए रास्ते और उस रास्ते में कई जैने ठिकानों की तस्वीर ली है। उसके अलावा बारामूला श्रीनगर रोड पर कई सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन की वीडियोग्राफी भी की हुई है। जांच एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंची हैं, आसिफ नाइक पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रहा था। SIA की जांच से पता चला कि आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने नाइक को बचाने के लिए उसे स्टूडेंट के तौर पर दिखाया। पाकिस्तान में रहने के दौरान शब्बीर ने अपने पिता से भी मुलाकात की, जो खुद हिजबुल की मीडिया यूनिट का प्रमुख है। शब्बीर ने पाकिस्तान में टेरर एक्टिविटी के लिए ट्रेनिंग ली कि शब्बीर भारत से लीगल वीजा लेकर पढ़ने के लिए पाकिस्तान गया था। बच्चों को जिनको ने कल को इंडिया में कुछ बनना है, आगे फ्यूचर में लेके जाना है, उनको आप टारगेट कर रहे हो बिना हथियार के। और जैसे ये भी एक मानने वाली बात है कि कम से कम 30-40% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं उनके बच्चे पाकिस्तान पढ़ने गए थे और टेररिस्ट बन के वापस आ रहे हैं। सो कुछ तो विलिंग हैं, कुछ धोखे में गए, और कुछ शुरू में ही वॉलंटियर होके गए कि ओके मैं ले चलो पाकिस्तान स्टूडेंट लेके। तो बात है सबवर्शन की, कितना डीप एक सोसाइटी के अंदर उनके दिमाग को घुमाया जाता है, उसके बाद उनको वही अच्छा लगता है जो कर रहे हैं। उनको पूछो, वो जस्टिफाइड है। आसिफ शब्बीर को इस्लामाबाद में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मास कॉम का स्टूडेंट दिखाया गया, लेकिन वो हिजबुल की मीडिया यूनिट में काम कर रहा था। इनमें से शब्बीर और सफदर फिलहाल पाकिस्तान में। शब्बीर को श्रीनगर एयरपोर्ट पर खुफिया सूचना के आधार पर पकड़ा गया था। खुफिया एजेंसीज के मुताबिक भारत से जाने वाले इस तरह के कई छात्रों को पाकिस्तान में ब्रेन वॉश कर आतंकवादी बनाया जा रहा है। स्टूडेंट कम्युनिटी जो कि एक देश का फ्यूचर है, आप उनको लेके जाइए, किसी भी बहाने पे लेके जाइए, उनको गुमराह कीजिए और वापस उनको इंडक्ट कीजिए। कश्मीर में अभी रिपोर्ट आई थी कि 17 स्टूडेंट्स, उनमें से कईयों के पेरेंट्स को ही नहीं पता कि जो स्टूडेंट्स, उनके बच्चे, हुर्रियत द्वारा एक टेस्ट कराया गया था, एलिजिबिलिटी टेस्ट, पास करके पाकिस्तान में MBBS करने गए, और 17 ऑफ देम वो LC पे मारे गए, या कश्मीर के अंदर आके मारे गए विद वेपन्स एज टेररिस्ट। 3 आतंकवादियों की गतिविधियों का पता लगाने में सहायता के लिए पाकिस्तान की अदालत को SIA ने एक टूल ऑफ लेटर रोगेटरी भेजने का फैसला किया। हालांकि SIA का यह भी मानना है कि पाकिस्तान भारतीय सुरक्षा एजेंसीज की जांच में सहयोग नहीं करता। इसके बावजूद निर्धारित नियमों और मानदंडों के मुताबिक टूल ऑफ लेटर रोगेटरी का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो वहीं ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क ने अब इसके यूजर्स से पैसा वसूली का प्लान बनाया। ट्विटर से पैसा कमाने का मस्क का नया फंडा क्या है और किस तरह से यूजर्स से चार्ज लेने के मूड में है एलन मस्क, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको। ट्वीट करोगे तो फीस दोगे। अब मुफ्त नहीं होगा ट्विटर। ये यूजर्स अब चुकाएंगे पैसे। कमाई पर मस्क की नजर। दुनिया भर में ट्विटर के 21.7 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। दुनिया भर में हर दिन करीब 50 करोड़ ट्वीट होते हैं। अब इन्हीं यूजर्स में से कुछ यूजर्स को ट्वीट करने की कीमत चुकानी पड़ सकती है। ट्विटर वो कंपनी है जिसने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने के बाद से साल 2018-19 को छोड़कर बाकी के सालों में लगातार सिर्फ घाटा ही घाटा उठाया। बावजूद इसके दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने
$44 बिलियन लगभग 3,368 अरब रुपए चुकाकर इसे अपने नाम किया। अब एलन मस्क इस नीली चिड़िया को कमाई का अंडा देने वाली चिड़िया बनाने की तरकीब निकालने में जुट गए हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले दिनों में ट्विटर का फ्री में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसके इस्तेमाल के लिए कुछ पैसे चुकाने होंगे। इस ऐलान के साथ मस्क ने यह भी साफ किया है कि आम यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा फ्री रहेगा। तो सवाल ये कि आखिर वो कौन से यूजर्स हैं जिन्हें अब ट्वीट करने की कीमत चुकानी पड़ सकती है। सबसे पहले देखते हैं एलन मस्क ने अपने ट्वीट में क्या लिखा। आम यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा मुफ्त रहेगा, लेकिन व्यावसायिक और सरकारी यूजर्स को थोड़ी सी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ट्विटर को खरीदने में बहुत पैसे खर्च किए हैं और उनमें से जो आधा पैसा है उनका खुद का लगा है, उसके अंदर करीब 21 बिलियन उनकी खुद का उन्होंने पैसा लगाया है। तो रेवेन्यू के नए तरीके तो उन्हें तलाशने ही होंगे। यानी साफ है कि ट्विटर का इस्तेमाल करने वाली कई सरकारी कंपनियों और सरकारों को आने वाले वक्त में ट्विटर का इस्तेमाल करने के लिए पैसे चुकाने होंगे। इस ट्वीट के साथ मस्क ने एक और ट्वीट किया। इसमें उन्होंने फ्रीमेसन्स नाम की एक कंपनी का उदाहरण दिया, जिसका लगातार फ्री में अपनी सेवाएं देने के चलते पतन हो गया। अंततः स्टोन कटिंग की फ्री सर्विस देने के चलते फ्रीमेसन्स का पतन हो गया। ट्विटर को खरीदने के बाद से ही मस्क लगातार इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बदलाव के संकेत दे रहे हैं। तो क्या ये ट्विटर में बदलाव का पहला कदम है? जैसा कि मस्क ने ऐलान किया है, अगर वाकई उन्होंने ऐसा किया तो इसके कई परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ट्विटर जैसे और नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सामने आ सकते हैं। कू जैसे भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लोगों के बीच चलन बढ़ सकता है। सब चीजें फ्री हों इस दुनिया में, क्योंकि फ्री कुछ भी नहीं होता। हमने देखा है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका वगैरह के माध्यम से कि जो भी चीज हमको फ्री लगती थी वो अल्टीमेटली फ्री नहीं थी। हमारा जो भी कंटेंट, डेटा, वो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल हुआ ही है। तो सोशल मीडिया के एवोल्यूशन का टाइम है और इलॉन मस्क का ट्विटर खरीदना शायद ये मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का 2.0 का टाइम आ गया। यही नहीं, खुद एक कंपनी के तौर पर बिजनेस के लिहाज से ट्विटर के लिए ये एक अहम पड़ाव साबित हो सकता है। या तो कंपनी को इससे फायदा मिल सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि इससे यूजर्स का इस प्लेटफॉर्म से मोह भंग हो जाए। कुछ वक्त पहले ऐसे कई उदाहरण दुनिया के सामने भी आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।